हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के साथ। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं वेव्स वगैरह के बारे में जो नीट और आईआईटीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने आपको वेव्स क्या हैं, वेव की डेफिनेशन क्या है और क्वालिटीज़ क्या हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। इक्वेशन भी प्रूफ करवाई, इक्वेशन किस टाइप की होती हैं ये भी बताया। लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन किस तरीके से डेवलप की जाती हैं या किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं कि स्टैंडिंग वेव सोनोमीटर में कैसे बनती है, यानी कि सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट क्या है। ये आपके 12th का एक्सपेरिमेंट है और 12th क्लास में इसको करना रहता है। और इस समय आपको पता है कि चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, एक्सपेरिमेंटल स्किल नाम से टॉपिक जोड़ दिया गया है। कहने का मतलब ये सब चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी कि ये इसलिए किया गया है कि स्टूडेंट 12th क्लास में सिंसियर था कि नहीं था, लैब करता था कि नहीं करता था, या उसको लेबोरेटरी के स्किल कितने पता है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के पास कितनी है। तो उस कड़ी में हम लोग सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट को देखेंगे और स्टैंडिंग वेव सोनोमीटर में कैसे बनती है, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या उससे हम लोग इन्फ्रेंस निकालते हैं, ये सब भी देखेंगे। और वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में अभी तक हम लोगों ने वेव को रिप्रेजेंट करना तो देखा था, ये भी देखा था कि पार्टिकल एसएचएम करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी देखा था। इनकी सारी चीज़ें देखी थी और ये भी देखा था v इज इक्वल टू एन लेमडा या ओमेगा अपॉन के, ये वेव की स्पीड निकल आती है। लेकिन एक स्ट्रिंग में v बराबर एन लेमडा तो होता है, लेकिन अगर किसी वेव में या स्ट्रिंग में वेव चल रही हो तो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ के टर्म में कैसे निकाला जाती है उसको। यानी दो एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। एक एक्सप्रेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, वो हर किसी वेव के लिए लागू होती है, चाहे वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो वेव आपकी कंप्रेशनल हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो। वो है v बराबर एन लेमडा या v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए उसको देखते हैं, लिखते हुए भी चलते हैं साथ साथ। जैसे आपको पता है कि वेव वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू एन लेमडा से रिप्रेजेंट की जाती है, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। v इज इक्वल टू एन लेमडा से रिप्रेजेंट की जाती है, इसको आप लास्ट लेक्चर्स में देख चुके हैं। इसी तरीके से आपको ये भी पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के भी होता है, और इसी को आप 2 पाई एन रखते हैं और k को 2 पाई बाई लेमडा रखते हैं, और यही आपका एन लेमडा करके आ जाया करता है। ये भी आपको पता है, वेव स्पीड इससे निकाली जाती है। लेकिन स्ट्रिंग में और किसी फार्मूले से क्या वेव की स्पीड निकाली जा सकती है, इसको हमको देखना है और वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टर्म में आप देखें कि सपोज करें कि एक आपके पास ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ आपने म्यू ले लिया है। ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में आपने मास पर यूनिट लेंथ को म्यू लिया है, यानी म्यू इज इक्वल टू है मास पर यूनिट लेंथ। और एक पल्स, ट्रेन ऑफ पल्स भी आप भेज सकते हैं, यानी एक के बाद एक पल्स भेज सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक पल्स पे विचार करते हैं। एक पल्स आपकी सपोज करिए लेफ्ट डायरेक्शन में ले लें तो भी अच्छा है, राइट डायरेक्शन में जाते हुए ले लें तो भी अच्छा है। तो हम लोग उसको मान सकते हैं कि ये वेव जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में v की स्पीड से जा रही है, यानी v स्पीड से जा रही है। ये v स्पीड से जा रही है। तो आपको पता है कि मीडियम, किस मीडियम पे वो चल रही है। मीडियम क्या है? मीडियम आपको पता है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे वो वेव बन के चल रही है। तो अगर आप देखें तो आपको मैंने बताया था कि मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं केवल एसएचएम करते हैं और वो नहीं चलते, वो आगे पीछे नहीं जाते। मीडियम के पार्टिकल केवल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एसएचएम करते हैं, और वेव जो है
वो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है। तो अगर आप क्या करें, इसी वेव की स्पीड से दौड़ना शुरू कर दें, आप भी v की स्पीड से दौड़ना शुरू कर दें, तो आपके बगल में वो जो पल्स रहेगी वो हमेशा इस तरह से बनी हुई रहेगी, यानी आपके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। और फिर आपको दौड़ते हुए या फिर मोशन करते हुए क्या दिखाई देगा? मोशन करते हुए आपको रस्सी दिखाई देगी। इस चीज़ को ध्यान से समझें कि आपने एक पल्स लिया, पल्स लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो पल्स लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है तो आप भी लेफ्ट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दिए उतनी ही स्पीड से, तो आपको वो पल्स जो है वो रुकी हुई दिखाई देगी, स्टिल दिखाई देगी। लेकिन फिर आपको मोशन में क्या दिखाई देगा? मोशन में रस्सी भागते हुए दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे, आप रस्सी इस तरह से भागते हुए ऊपर से होके रस्सी ऐसे भागेगी, यानी रस्सी इस तरह से जाते हुए जहाँ पल्स बन रही थी वहाँ रस्सी ऊपर होके इस तरह से आगे जाते हुए जाएगी। तो यहाँ तक अगर आपने कल्पना कर ली है, यहाँ तक अगर आपने सोच लिया है, तो आप ये मान के चलेंगे कि रस्सी में टेंशन T है और रस्सी जो है, रस्सी इस समय भाग रही है। बस आप अपने रिस्पेक्ट में दौड़ते हुए कैलकुलेशन करना चाहते हैं क्योंकि ये मेथड थोड़ा आसान है। तो सपोज इस वाले जो फिगर है इसको थोड़ा सा अब रस्सी को भागते हुए आप राइट डायरेक्शन में देखेंगे और यहाँ पर मैं इस फिगर को अलग से थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, उसको आप देखें। अब रस्सी जो है, रस्सी का ये हिस्सा जो है, जो आपका राइट डायरेक्शन में भाग रहा था, राइट डायरेक्शन में आप इसको भागते हुए देख रहे थे, कितनी स्पीड से? v स्पीड से। इसकी स्पीड आपकी थी v स्पीड से देख रहे थे। आपने क्या किया? आपने इसका एक छोटा सा पोर्शन लिया, यहां पर ये पोर्शन रस्सी का आपने कंसीडर किया। इसका dl मान सकते हैं लेंथ, या 2dx मान सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वहां मान सकते हैं। और आप देखेंगे ये छोटा सा जो पोर्शन है वो किसी सेंटर का, किसी सर्किल का एक जो है हिस्सा आप मान सकते हैं। तो आप इसको कि ये पूरी रस्सी राइट डायरेक्शन में जा रही है और इसका छोटा सा एक पार्ट लेके और यहाँ पर इसका सेंटर मान सकते हैं, यानी इसको एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हुए एज्यूम कर सकते हैं आप। तो सर्कुलर पोर्शन में मानने का आपका फ़ायदा ये होगा कि आप न्यूटन्स लॉ लगा पाएंगे बड़े आसानी से। अब ये हिस्सा मैंने ले लिया, सपोज करिए dx, ये हिस्सा भी मैंने ले लिया dx, और इसको यहां से मिलाया। ये, और इसको भी यहां से मिलाया, और ये एंगल मैंने डी थीटा ले लिया और ये एंगल भी डी थीटा ले लिया। अब अगर आप देखें वो जो छोटा सा पोर्शन जो रस्सी का आपको राइट डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रहा है, उस पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, क्योंकि ये अपर डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, लोअर डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, इसका मोशन तो राइट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि इस पर नेट फोर्स अपर लोअर डायरेक्शन को मिला के 0 होनी चाहिए, यानी जितना इसके ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स लगे उतना ही फोर्स उसका नीचे की डायरेक्शन में आना चाहिए। अब आप देखें रस्सी में जो टेंशन है वो है आपका T, यहां पे एक टेंजेंट डाल दें, इस जगह आपने एक टेंजेंट डाल दिया और इस जगह एक इसको पीछे तक बढ़ा दिया, और रस्सी में टेंशन आपकी जो है वो इस डायरेक्शन में आपने T ले ली और इधर वाली डायरेक्शन में यही टेंशन T हो गई। ये एंगल आपको देखें तो ये एंगल आपका फिर से d थीटा होगा, ये एंगल भी d थीटा होगा। अब देखें
इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक टी कॉस डी थीटा और इधर भी कंपोनेंट होगा टी कॉस डी थीटा, और इधर की साइड कंपोनेंट बनेगा, दो कंपोनेंट आपको नीचे की साइड मिलेंगे, आपका वो होगा, इधर मैं बना रहा हूं टी साइन डी थीटा एंड टी साइन डी थीटा। ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स होगा, और अपवर्ड फोर्स आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगी, क्योंकि वी स्पीड से अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो क्या फोर्स है आपको पता है, mv²/r। तो अपर डायरेक्शन में जो फोर्स लगने वाली है वो फोर्स आपकी है ये अपर डायरेक्शन की फोर्स है, और ये फोर्स होगी पूरा मास। अगर आप ले लें, मास कितना है, म्यू तो मास पर यूनिट लेंथ है, ये अपर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है इसको मैं देख रहा हूं वो है mv²/r। यानी इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूं, मास हो गया है म्यू इंटू 2dx इंटू v²/r। अब ये दोनों फोर्स आपके बराबर होने चाहिए, ये दोनों फोर्स आपको, ये फोर्स और ये फोर्स आपको बराबर होने चाहिए, यानी कि 2t साइन डी थीटा ये बराबर होना चाहिए 2μdx इंटू v²/r के। अब आप एक काम कर सकते हैं, चूंकि एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं, और थीटा में आपको पता लग जाएगा डी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस 2t, और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क dx बाई रेडियस r इज इक्वल टू 2μdx एंड v²/r। अब जो भी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं वो रखिए, बाकी सब काट दीजिए, r से r काट दीजिए, dx से dx काट दीजिए, और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी v² इज इक्वल टू t/μ एंड v इज इक्वल टू √t/μ। ये आपका एक फार्मूला प्रूफ हो गया जो कि टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ के टर्म में आया है। ये बताएगा आपको कि जितना ज़्यादा टेंशन आप रखेंगे धागे में, या जितना ज़्यादा स्ट्रिंग में टेंशन रखेंगे, उतना ही उसमें वेव की स्पीड ज़्यादा रहेगी। ये भी बताएगा कि जितना हैवी आपका स्ट्रिंग रहेगा उतना ही लो स्पीड रहेगी। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, कई जगह पे यूज होगा। और ध्यान रखें, ये स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग ये आपने निकाल लिया है, और ये इसमें आपको ध्यान देना है कि v इज इक्वल टू एन लैम्डा तो किसी भी वेव के लिए सही है। क्यों? क्योंकि वो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के टर्म में जो स्पीड का फार्मूला है वो है, और ये आपका टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ के टर्म में है। तो किसी स्ट्रिंग में अगर आपको लैम्डा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तब आप वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर टेंशन दिया हुआ है, मास पर यूनिट लेंथ दिया है, तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये पता लग गया कि कोई स्ट्रिंग है तो उसमें अगर टेंशन है कुछ और मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है तो उसमें वेव स्पीड कितनी होगी। कोई भी पल्स आप छोड़ेंगे, ट्रांसफर छोड़ें, छोटी पल्स छोड़ें, बड़ी पल्स छोड़ें, उसका लैम्डा पता हो चाहे ना पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन उसकी स्पीड आप इसमें बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन करके क्या क्या इन्फ्लुएंस निकाले जा सकते हैं। मीन्स मेरा कहने का आप समझ गए होंगे, सोनोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। सोनोमीटर क्या है? सोनोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेबोरेटरी में आपको दिया जाता है, और उसके बेसिस पे आप ये चेक करते हैं कि जो भी ट्यूनिंग फॉर्क आपको दिया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। इससे और भी क्या क्या निकाला जा सकता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सोनोमीटर में क्या रहता है? सोनोमीटर में क्या रहता है कि एक स्ट्रिंग को, पतले मेटल के वायर को दो जगह से बांधा रहता है। यानी आप मान सकते हैं, मैं केवल इंडिकेटिव डायग्राम बता रहा हूं आपको, कि यहां से
यहाँ पे वज़न बढ़ाया जाता है, वज़न बढ़ा के इसमें टेंशन को कंट्रोल किया जाता है। यानी आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिसमें आप वज़न बढ़ा के घटा के टेंशन को अपने हाथ में रख सकते हैं, टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपका वेट होता है, वेट लटकाया जाता है 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी आप लटका के इस जो स्ट्रिंग है, जो आप स्ट्रिंग देख रहे हैं, उसमें टेंशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। म्यू गिवन होता है क्योंकि आपको अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसकी लंबाई लेके और उसका जो है उसका मास डेंसिटी यूज़ करके म्यू निकाल सकते हैं। यानी इसमें म्यू भी आपको दिया रहता है। अगर म्यू पता है आपको, यानी मास पर यूनिट लेंथ पता है, और टेंशन यानी नीचे जो mg टेंशन लग रही है ये पता है, तो आप बड़े आसानी से इसमें वायर में, जो आपको वायर मिला हुआ है, इसमें स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हैं, जिसका फार्मूला आपको दिया गया है v = √T/μ। लेकिन होता क्या है इसमें 2 ब्रिजेस होते हैं। जो ब्रिजेस का मतलब होता है लेंथ को कंट्रोल करने के लिए। सो क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास एक ब्रिज है, यहाँ पर एक ब्रिज है। इस ब्रिज को आगे पीछे करके, सरका के आगे पीछे करके इन दोनों के बीच की लेंथ को कंट्रोल किया जाता है। फिलहाल सपोज करिए हम लोग एक ब्रिज यहाँ लिए और एक ब्रिज यहाँ लिए। अब कहने का मतलब लेंथ हमारी फिक्स हो गई, यानी इन्हीं के बीच में जो स्ट्रिंग होगी वो सपोज करेंगे हम कि L लेंथ की है। अब हमें एक ट्यूनिंग फॉर्क दिया रहता है जिसकी फ्रीक्वेंसी, हर ट्यूनिंग फॉर्क पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई रहती है। जब आप ट्यूनिंग फॉर्क को देखेंगे तो उसके ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई रहती है। तो हमने क्या किया कि जो भी हमको ट्यूनिंग फॉर्क मिला हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता है, ये वाइब्रेट कर रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है n, ये नोन है, n पता है हमको। अब जब आप क्या करेंगे, जब ट्यूनिंग फॉर्क को आप वाइब्रेट करवाएंगे और सोनोमीटर वायर के पास ले जाएंगे तो एक रेजोनेंस का फिनोमेना होगा कि एक समय पर ऐसा होगा कि एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो वायर की होगी वो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी। और ये ट्यूनिंग फॉर्क की जब फ्रीक्वेंसी वायर की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो आप देखेंगे कि वायर में कुछ लूप्स बन रहे हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, ऐसा कुछ होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आपने ट्यूनिंग फॉर्क को बजाया, यानी ट्यूनिंग फॉर्क को आपने रबड़ के पैड पे बजाया यानी वाइब्रेट करवाया, उसके बाद जब आप सोनोमीटर के पास ले जाएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी और आपके सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, लेकिन थोड़ा आगे पीछे ब्रिज की लेंथ को जो है आगे पीछे करके एक समय पे आप ऐसे देखेंगे दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। और जब ये फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तब आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि आपके सोनोमीटर के वायर में कुछ लूप्स बन रहे हैं। ये लूप्स ऐसे भी हो सकते हैं कि एक लूप बन रहा हो, यानी फंडामेंटल मोड में। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 लूप बन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है 3 लूप बन रहे हो। यानी जब आपका जो है जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच की है, वो कौन से मोड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है ये आप नंबर ऑफ लूप से जान जाएंगे। यानी अगर नंबर ऑफ लूप 1 है तो इसका मतलब ये फंडामेंटल मोड है, इससे मैच हो रही है। अगर आप देखेंगे कि वायर में 2 लूप बन गए तो इसका मतलब ये सेकंड हार्मोनिक चल रहा है, यानी ये सेकंड मोड है। अगर 3 लूप बन गए तो 3 लूप बनने का मतलब, 3 लूप्स बनने का मतलब क्या हुआ कि ये थर्ड हार्मोनिक चल रहा है। तो हम एक जनरलाइज टर्म में मान सकते हैं कि हमारे वायर में सपोज करिए कि पी लूप हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी यहां पर हमको पी लूप दिखाई दिए, तो ये स्टैंडिंग वेव बन रही है। या आप मानेंगे कि ये स्टैंडिंग वेव बन रही है क्योंकि वायर दोनों तरफ से बंधा हुआ है और एक वेव उसमें ट्रेवल करेगी,
फिर वापस आएगी तो स्टैंडिंग वेव जरूर बनेगा। स्टैंडिंग वेव में आपको पता है कि नोड और एंटी नोड होते हैं, ये भी आपको मालूम है कि ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। अगर एक लूप बन रहा है तो दो नोड होंगे, दो लूप बन रहा है तो तीन नोड होंगे, जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे ये नोड है, ये नोड, नोड एंड नोड। 3 लूप्स बन रहे हैं तो फिर 4 नंबर ऑफ नोड्स आर 4 4 होंगे। लेकिन आपको पता है कि आपने जनरलाइज किया है कि मान लिया कि p नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, और अगर p नंबर ऑफ लूप्स बन रहे होंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 लूप लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक लूप के किनारे यानी एंड्स पे नोड्स बनता है और नोड टू नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होती है। तो 1 लूप लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाई 2 होगी। और आपने माना है कि इसमें p नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी? ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू p इंटू लैम्डा बाई 2। लेकिन आपको जब फिजिकल फॉर्म में आपके पास जो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट है रखा हुआ है, तो आप दोनों ब्रिज के बीच की लेंथ जो है स्केल से देख सकते हैं। वहाँ स्केल लगा रहता है, स्केल से आप रीड कर लेंगे कि दोनों ब्रिज के बीच की लेंथ कितनी है। यानी कि लेंथ जो है आपको नोन होता है, लेंथ के बारे में आपको पता रहता है। तो इसका मतलब कि लेंथ पता है, इसका मतलब p इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू l, और l आपको पता है। इससे आप कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2l अपॉन p। अब आपको एक चीज और पता है कि जो इसमें वेव चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि आपने जो वेव क्रिएट किया है वो किया है ट्यूनिंग फॉर्क से, और ट्यूनिंग फॉर्क पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, यानी कि आपको n भी पता है। तो जब आपको n पता है तो इसका मतलब n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, और n आपको पता है, नहीं पता है तो हम मैच कर लेंगे। तो हम चेक करेंगे कि हमारे फार्मूले से n कितना निकलता है और ट्यूनिंग फॉर्क पे कितना निकलता है। n इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा, तो n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, v आपने निकाला है √t बाई म्यू, और लैम्डा आप निकाल चुके हैं 2l अपॉन p। तो आपके पास एक फार्मूला आ जाएगा, n इज इक्वल टू p अपॉन 2l √t बाई म्यू। यानी आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लूप्स गिनेंगे। नंबर ऑफ लूप्स आपको पता है, p पता है, आपको देख रहे हैं आप, p आपको पता है, नंबर ऑफ लूप्स तो आप गिन ही सकते हैं। लंबाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लंबाई आपको पता है, ब्रिज के बीच की लेंथ कितनी है। टेंशन आपको पता है क्योंकि कितना वजन आपने लटकाया है ये भी आपको पता है, और म्यू आपको गिवन है। यानी n आप जो है फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, और फिर इस फ्रीक्वेंसी से देखेंगे क्या ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है कि नहीं। अगर मैच कर रही है तो इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट ठीक किया है, अगर नहीं मैच कर रही है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो इस फार्मूले से, इस सोनोमीटर के एक्सपेरिमेंट से हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इसका फार्मूला हमारा आ चुका है, n इज इक्वल टू p अपॉन 2l √t बाई म्यू। तो ये हमने देख लिया कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ, हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो सही है कि नहीं है। अब आप यही काम कर सकते हो, ट्यूनिंग फॉर्क को हटा दीजिए और आपके पास फिर से वही एक्सपेरिमेंट आ गया, ब्रिज लगा हुआ है आपके पास, और आपने अब के, ऐसा नहीं है कि ट्यूनिंग फॉर्क लगाया है बल्कि एसी मेंस लगा दिया, एसी मेंस के लगा दिया, या जो आपके पास घर में फैन है वो चल रहा है उससे आपने लिंक कर दिया इसको, किसी न किसी तरीके से उसका वाइब्रेशन इसको दिया आप। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने देखा कि 3 लूप्स बन रहे हैं, इसका मतलब p आपको पता है, p इज इक्वल टू 3। लंबाई आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये l आपको पता है, और कितनी टेंशन दे रखी है ये भी आपको पता है। सारा कुछ पता है, तो इसका मतलब इस समय
ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंट करते हुए आपके 12th क्लास में आप ये देखते हैं कि हमने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है कि नहीं, क्योंकि आपने जो रेजोनेंस करवाया था वो ट्यूनिंग फॉर्क से करवाया था। इस समय आप क्या कर रहे हैं, एसी मेन की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस करवाएंगे और इसका मतलब अब आप निकालेंगे कि एसी मेन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अब आप उसमें n इज इक्वल टू p/2l √T/μ ऐसा कर देंगे तो म्यू आपको पता है, टेंशन पता है, एल पता है, पी पता है, तो आप एसी मेन की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है और इसके ऊपर जितने सवाल नीट और आईआईटी ने पूछे हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं। इसमें इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि अगर टेंशन कम कर दिया तो क्या होगा, वायर अगर भारी इस्तेमाल कर दिया गया तो क्या होगा, मेटल बदल दिया गया तो क्या होगा, या फंडामेंटल होगा तो क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक होगा तो क्या होगा, या फिर आपने जो वजन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अगर वाटर में डिप कर दिया तो क्या होगा। तमाम चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो जो चीज़ें इस समय इस फार्मूले से आप ध्यान रख सकते हैं वो ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर टेंशन को इंक्रीज़ किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी है, यानी एन जो है बढ़ेगा अगर टेंशन टी बढ़ेगा। दूसरा आप ध्यान रख सकते हैं म्यू के बारे में कि यानी अगर एन घटेगा इफ म्यू बढ़ेगा। दूसरा आप ध्यान रख सकते हैं कि एन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लूप्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे उतना ही आपकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चल रही है, अगर बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया जाए तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इफ p बराबर 1 तो इसको हम लोग फंडामेंटल कहते हैं और एक लूप बनता है, और अगर p बराबर 2 यानी 2 लूप बन रहे हैं तो आप इसको फर्स्ट ओटी बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन, और सेकंड हार्मोनिक। इसी तरह अगर नंबर ऑफ लूप्स 3 हैं तो आप उसको थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे या सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। आप शॉर्टकट में ये भी ध्यान रख सकते हैं कि नंबर ऑफ लूप इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। यानी अगर नंबर ऑफ लूप्स आपको 2 दिखाई दें तो इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक चल रहा है, नंबर ऑफ लूप आपको 10 दिखाई दें तो इसका मतलब 10th हार्मोनिक चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस पे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं जितनी आईआईटीज़ के क्वेश्चन हैं जो इस बेसिस पे पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा। आप लोग बने रहिए और मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लें ताकि जब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। ओके फ्रेंड्स, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी।